साल 1912 में इंग्लैंड के एक आर्कियोलॉजिस्ट चार्ल्स डॉसन ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। इंग्लैंड के ससेक्स एरिया में पिल्टडाउन नाम के गांव के पास एक ग्रेवल पिट में खुदाई करते समय डॉसन को ह्यूमन स्कल के कुछ टुकड़े मिले। डॉसन ने इन फॉसिल्स की काफ़ी स्टडी के बाद एक साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश किया। डॉसन ने उस रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने इंसानों और बंदरों के बीच का वो मिसिंग लिंक खोज निकाला है जिसकी वैज्ञानिकों को सालों से तलाश थी। डॉसन ने ये खोज आर्थर स्मिथ वुडवार्ड को दिखाई, जो ब्रिटिश म्यूजियम में एक जाने माने पैलियोंटोलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर उस खोपड़ी को रिकंस्ट्रक्ट किया और एक नए स्पीशीज की घोषणा की, इयांथ्रोपस डॉसोनी, जिसे पिल्टडाउन मैन भी कहा गया। उस खोपड़ी का ब्रेन केस मॉडर्न ह्यूमन जैसा था, लेकिन उसका जॉ काफी हद तक ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से मिलता था। इस डिस्कवरी ने उस समय के कॉमन साइंटिफिक बिलीफ को मजबूत किया कि इंसानों का दिमाग पहले इवॉल्व हुआ है और बाकी के ट्रेट्स बाद में। ये डिस्कवरी ऐसे समय पर हुई जब यूरोप और खासकर इंग्लैंड ह्यूमन ओरिजिन को खोजने की रेस में था। फ्रांस के पास अपना ह्यूमन एंसेस्टर क्रो मैग्नन था और जर्मनी के पास निएंडरथल, लेकिन इंग्लैंड के पास कुछ नहीं था। पिल्टडाउन मैन ने ये वैकेंसी भर दी। अब इंग्लैंड के पास भी अपना एंशिएंट एंसेस्टर था, और वो भी ऐसा जो दिखने में ज्यादा इंटेलिजेंट लगता था। साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड हो गई। बड़े बड़े जर्नल्स ने इस पर पेपर्स छापे। अखबारों में हेडलाइंस आई कि इंग्लैंड ने ह्यूमन ओरिजिन की सबसे बड़ी मिसिंग लिंक को खोज ली है। म्यूजियम्स में इसके रेप्लिकास बनाए गए, टेक्स्ट बुक्स अपडेट हो गई और ये एक तरह से नेशनल प्राइड बन गया। लेकिन हर कोई पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था। कुछ साइंटिस्टों को डाउट हो रहा था। स्कल और जॉ के टुकड़े आपस में मैच नहीं हो रहे थे। हड्डियों का टेक्सचर अलग था। दांतों पर जो वियर पैटर्न था वो नकली लग रहा था। और सबसे अजीब बात, उस साइट पर और कोई फॉसिल्स नहीं मिले। न कोई हड्डी, न कोई टूल्स, ना और कोई एनिमल्स के फॉसिल्स। लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम की रेपुटेशन और डिस्कवरी का एक्साइटमेंट इतना स्ट्रांग था कि इन डाउट्स को इग्नोर किया गया। पिल्टडाउन मैन की डिस्कवरी के 3 साल बाद 1915 में डॉसन ने एक और दावा किया कि उसे पास के एक दूसरे साइट पर भी वैसे स्पीसीज के कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो पहले की गई डिस्कवरी को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद डॉसन की बीमारी से डेथ हो गई। वो दूसरा साइट प्रॉपरली एक्सकवेट नहीं हुआ और वहाँ से दोबारा कोई भी फॉसिल्स की कोई डिस्कवरी भी नहीं हुई। कई सालों तक साइंटिस्ट्स पिल्टडाउन मैन को सीरियसली लेते रहे क्योंकि वो उनके बिलीफ को सूट करता था। आखिरकार 1915 में लगभग 40 साल बाद केनेथ ऑकली, जोसेफ विनियर और विल्फ्रेड क्लार्क की एक टीम ने पिल्टडाउन फॉसिल्स को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने फ्लोरीन एनालिसिस किया, जिससे उनको पता चला कि हड्डियाँ उतनी पुरानी है ही नहीं जितना पहले दावा किया गया था। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से साफ हुआ कि दांतों को जानबूझकर उस खोपड़ी में फाइल किया गया था और स्कल को पोटेशियम डाइक्रोमेट से स्टेन किया गया था ताकि वो ग्रेवल में मिले पुराने टुकड़ों जैसा दिखे। यानी ये पूरी तरह से एक डेलिब्रेट हॉक्स था। स्कल किसी मेडिवल इंसान का था, सिर्फ 600 साल पुराना, और जबड़ा एक ओरंगटन का था और दांत वो चिंपांजीज के थे। इन टुकड़ों का आपस में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं था। उन्हें केयरफुली चूज करके, मॉडिफाई करके एम्बेड किया गया था। इसके बाद जब डॉसन की बाकी डिस्कवरीज की भी जांच की गई तो पता चला कि वो पहले भी 38 टाइम्स आर्कियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और आर्ट की फील्ड में नकली डिस्कवरीज प्रस्तुत कर चुका था। यानी डॉसन ने अपने साइंटिफिक बिलीफ को प्रोपोगेट करने के लिए ये सब कुछ फैब्रिकेट किया था। इतना कुछ बाहर आने के बावजूद भी कई वैज्ञानिक पिल्टडाउन मैन की डिस्कवरी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, पिल्टडाउन मैन को स्कूल किताबों में मिसिंग लिंक के तौर पर पढ़ाना भी जारी रहा।
आखिरकार डॉसन के दावे के करीबन 100 साल बाद 2016 में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन की एक टीम ने डीएनए और मॉडर्न इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके पिल्टडाउन मैन के मटेरियल को फिर से चेक किया। उन्होंने कंफर्म किया कि दोनों साइट्स पर मिले जॉ बोन्स एक ही ओरंगटन के थे। स्टेनिंग का तरीका, बोन्स पर कट मार्क्स और आर्टिफिशियल ग्रेवल, ये सब कुछ डॉसन की फॉर्जरी के प्रूफ थे। अब सवाल आ सकता है कि सच सामने आने में इतना समय क्यों लगा? इसकी सबसे बड़ी वजह है साइंटिफिक बायस। कई रिसर्चर्स खुद उस कहानी को बिलीव करना चाहते थे। उन्हें अच्छा लगा कि ह्यूमन ब्रेन बाकी ऑर्गन्स से पहले इवॉल्व हुआ है, और दूसरा कारण ये भी था कि वो डिस्कवरी ब्रिटिश साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस की प्राइड हुआ करती थी। जब लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी किसी चीज को मानने लगे तो उसे चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। पिल्टडाउन को चैलेंज करने वाली कई प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स को सूडो साइंटिफिक बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। पिल्टडाउन मैन एक यूनिक केस नहीं है। इवोल्यूशन को साइंटिफिक साबित करने के लिए किए गए फ्रॉड्स में से एक और केस है जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल का। 1868 में यानी डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब के पब्लिश होने के 9 साल बाद हैकल ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था एंथ्रोपोजेनाई। इस किताब में उसने कुछ ड्राइंग्स दिखाई जिसमें फिश, सैलामेंडर, टर्टल, चिक, पिग, काउ, रैबिट और ह्यूमन के एम्ब्रियोज को 3 स्टेजेस में दिखाया था। वेरी अर्ली स्टेज, समवॉट लेटर स्टेज और स्टिल लेटर स्टेज। इसका मेन एम ये दिखाना था कि इन सारे एनिमल्स और ह्यूमंस के एंसेस्टर कॉमन है, और ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन का साइंटिफिक प्रूफ है। आने वाले 130 सालों तक बायोलॉजी की किताबों में यही ड्राइंग्स दिखाई जाती रही। स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता रहा कि बैकबोन वाले अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियोज डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में एक जैसे होते हैं, यानी सारे वर्टिब्रेट्स एक कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व होकर आए हैं। लेकिन अगस्त 1997 में एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी नाम की एक साइंटिफिक जर्नल में एक शॉकिंग रिपोर्ट छपी। डॉक्टर माइकल रिचर्डसन और उनकी टीम ने 39 अलग अलग स्पीसीज के रियल एम्ब्रियोज को फोटोग्राफ किया, और जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। अर्नस्ट हैकल की ड्राइंग्स असली एम्ब्रियोज से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। 130 सालों तक जिस बात को इवोल्यूशन थियरी का सबसे बड़ा एविडेंस माना गया वो बेसलेस साबित हो गई। उसी साल एक इंटरव्यू में डॉक्टर रिचर्डसन ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ साइंटिफिक फ्रॉड। अनफॉर्चुनेटली ये बात कॉमन पब्लिक और स्कूल में कभी नहीं बताई जाती। आज भी कई स्कूल किताबों और क्लासरूम में हैकल की इस फेक इमेज को इवोल्यूशन के साइंटिफिक प्रूफ के तौर पर पढ़ाई जाती है। अब बात सिर्फ डॉसन के पिल्टडाउन मैन या हैकल की ड्राइंग्स तक सीमित नहीं है। ऐसे कई वाइडली नोन फॉसिल्स हैं जिन्हें डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले सॉलिड एविडेंसेस के तौर पर किताबों में दिखाया जाता है, लेकिन वे या तो पूरी तरह से गलत साबित हो चुके हैं या बहुत हद तक मैनिपुलेट किए गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं जावा मैन, निएंडरथल मैन, ल्यूसी द होमिनिड, ऑर्क मैन और अर्लीस्ट हॉर्स फॉसिल्स। इन फॉसिल्स को या तो गलत तरीके से पहचाना गया या फैब्रिकेट करके जबरदस्ती किसी थियरी में फिट किया गया, या फिर डेटा को सिलेक्टिवली प्रेजेंट किया गया ताकि डार्विन की इवोल्यूशनरी लाइन साफ दिखाई दे। एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे आप ये जो फॉसिल्स के टुकड़े देख रहे हैं, इन टुकड़ों को ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। इन टुकड़ों को देखकर वैज्ञानिकों ने कंक्लूड किया है कि ये फॉसिल्स हमारे उन एंसेस्टर्स के हैं जो सबसे पहली बार 2 पांव पे चले थे। इतना ही नहीं, इन टुकड़ों को देखकर वैज्ञानिकों ने ये भी बता दिया कि वे क्या खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे वातावरण में रहते थे, उनकी आंखें कितनी बड़ी थी, उनका दिमाग कितना बड़ा था, और तो और उनको क्या पसंद था और क्या नहीं पसंद था, वो भी वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक रिपोर्ट में बता दिया। अनफॉर्चुनेटली
कुछ दिन पहले हमारे शहर में एक एरोप्लेन क्रैश हुआ। वैज्ञानिकों के पास उस प्लेन के वीडियो फुटेजेस अवेलेबल हैं, उस प्लेन के सारे डेब्रिस भी अवेलेबल हैं और प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी अवेलेबल है। फिर भी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उस प्लेन के इंजन कैसे बंद हो गए। यानी कुछ दिन पहले ही हमारी आंखों के सामने जो हो गया उसे वैज्ञानिक नहीं समझा पा रहे, लेकिन 30 लाख साल पहले या फिर आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे क्या हो रहा था उसकी वे एग्जैक्ट डिटेल्स बता रहे हैं, वो भी हड्डियों के कुछ टुकड़ों को देखकर। इनफैक्ट टाइम टू टाइम कई ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन को चैलेंज करते हैं, लेकिन जब भी ऐसे एविडेंसेस डिस्कवर होते हैं मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी इसे सूडो साइंस कह के खारिज कर देती है या तो वर्ड जगलरी से एग्जिस्टिंग थियरीज में इसे फिट कर देती है। इनमें से कुछ एविडेंसेस हमने हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन वाले वीडियो में दिखाया है। ऑफ कोर्स ये एविडेंसेस ज्यादातर वैज्ञानिकों के बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, इसलिए उन्होंने इन एविडेंसेस के अगेंस्ट में ही कई सारी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। इतना ही नहीं, साइंस की वो ब्रांचेस जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन से कन्फ्लिक्ट करती है उसे स्कूल किताबों या एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह से दूर रखा जाता है, जैसे कि कॉन्शियसनेस स्टडीज, रीइंकार्नेशन स्टडीज और थैनेटोलॉजी। आज साइंस के पास रीइंकार्नेशन के हजारों रिकॉर्डेड एंड प्रूवन केसेस हैं, लेकिन इन स्टडीज को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से जानबूझकर दूर रखा जाता है, क्योंकि ये इवोल्यूशन जैसी प्रेस्टिजियस थियरी को साइंटिफिकली चैलेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह कई वैज्ञानिकों द्वारा बिग बैंग थियरी को आज ओपनली क्रिटिकली एनालाइज किया जा रहा है, वैसे ही वैज्ञानिक समुदाय इवोल्यूशन थियरी पे अंधविश्वास किए बिना इसे क्रिटिकली एनालाइज करे।